बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कई बार जेएनयू आया हूं और इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होता रहा हूं। आज शर्जील इमाम और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और मुझे भी दावत दी गई। और जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि शर्जील इमाम को आज करीब 2015 दिन हो गए और एक 10 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया 7/11 ब्लास्ट के बारे में। आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। उस केस में बेगुनाह कैदी कितने साल कितने दिन आप रहे, आपको पता है? 6,935 दिन। शर्जील इमाम 2015 दिन अंदर है और ये लोग 6,935 दिन रहे। और जिस शख्स को फांसी की सजा लगी है, उस शख्स ने अंडा सेल में बैठकर एक किताब लिखी। उस किताब की सिग्निफिकेंट मैं आपको बताता हूं। उर्दू मीडियम का बच्चा फांसी की सजा पाता है बेगुनाह होते हुए एक झूठे केस में, और वो किताब लिखता है पोएट्री के अंदाज में, अंडा सेल में फांसी यार्ड में बैठकर, और उस किताब का नाम रखा जाता है हॉरर सागा। और ये किताब अब हम इंटरनेशनल फोरम में प्राइज के लिए भेजना चाहते हैं। ये किताब हम इंटरनेशनल फोरम में प्राइज के लिए भेजना चाहते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट ये है कि फांसी में लिखी गई, फांसी की सजा पाने वाले ने लिखी, फांसी यार्ड में लिखी, अंग्रेजी में लिखी और पोएट्री में लिखी। और ये किताब मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे अभी साथी आए हैं और ये यूपी में रहते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले छूट करके वो जेल से आए। तो शर्जील इमाम के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो जजमेंट आया है 7/11 का, चूंकि वो जजमेंट अभी तरोताजा है और उस केस से मेरा भी ताल्लुक है, इस किताब का भी ताल्लुक है, और बेगुनाह कैदियों के सिलसिले से शर्जील इमाम का भी ताल्लुक है। इतना बड़ा फर्जी केस बनाया। अब देखिए, शर्जील इमाम पर और उमर खालिद पर जो केस बनाए गए हैं उसमें तो साजिश बताई गई है। कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन जिस केस में बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, ऐसे केस में भी हमारी पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कैसे झूठे मुकदमे बनाती है और बिलखुसूस मुसलमानों को फंसाती है, ये अगर आपको देखना है तो 7/11 केस से आप देख सकते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 6 आई विटनेस थे उस केस में, जो उस वक्त उस दिन ट्रेन में मौजूद थे, जो उस ब्लास्ट में जख्मी हुए, जिन्होंने सस्पेक्ट को ट्रेन में चढ़ते हुए और उतरते हुए किसी ना किसी सेंस में देखा, जिन्होंने वेरी नेक्स्ट डे, जख्मी है वो, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में जाके या डे आफ्टर 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में जाकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, जिन्होंने सस्पेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखाया कि वो सस्पेक्ट कैसे थे, उनका हुलिया कैसा था, वो कैसे दिखाई देते थे, उनकी एज क्या थी, उनका लुक क्या था, सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन उन 6 आई विटनेसेस को एटीएस आई विटनेसेस की हैसियत से नहीं बुलाता, उनको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाता, उनको टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में नहीं बुलाया जाता, उनको विटनेस की हैसियत से कोर्ट में नहीं बुलाया जाता। और किसको बुलाया जाता, आपको सुन के हैरत होगी, ऐसे विटनेस को बुलाया जाता है जो जख्मी नहीं है, जो जख्मी नहीं है, जो उस ट्रेन में सफर भी नहीं कर रहे थे, जिन्होंने 100 दिन के बाद जाकर के स्टेटमेंट लिखा और पुलिस के न्यूज़पेपर में उन्होंने एटीएस की बताई हुई गढ़ी हुई स्टोरी सुन करके कहा, अच्छा ये स्टोरी थी, अच्छा ये था, और मैं उसका विटनेस हूं, मैं भी जानता हूं कुछ ना कुछ। वो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, वो मशकूक के बारे में बता नहीं रहा है। ऐसे लोगों को बुला करके कोर्ट में बुलाया जाता है, 4.5 साल के बाद वो आइडेंटिफाई करता है विटनेस कोर्ट में हम लोगों को, और ऐसे विटनेसेस की गवाही पर
सेशंस कोर्ट ने इन लोगों को फांसी की सजा दी और 19 साल तक जेल में रखा। आपको पता है जेल में जाना और अंडर ट्रायल की जिंदगी काटना उससे ज्यादा दुखदायक है कि केस में सजा लग जाना और फांसी के सजा में जेल काटना। ये बहुत दुख की बात होती है, बहुत तकलीफ होती है किसी को। तो अंडर ट्रायल जो कैदी है वो भी अगर बेगुनाह है और जेल वो काट रहा है तो उसको भी जो है बहुत तकलीफ होती है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि 5 मुलजिमीन पर इस केस में आरडीएक्स प्लांट किया गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस केस के हवाले से कि हमारी एजेंसी किस हद तक के जा सकती है, हमारी पुलिस क्या कुछ कारनामे अंजाम दे सकती है। 5 लोगों पे आरडीएक्स प्लांट किया गया और ये प्लांट करने वाले हैं, उनका नाम है किशन शेंगाल, एसीपी एटीएस मुंबई। ये वो ऑफिसर है जिन्होंने कब्रिस्तान शब बारात के दिन जो ब्लास्ट हुआ मालेगांव के अंदर, उसमें भी 9 मुस्लिम नौजवानों को फंसाया था। वो उस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे और इस केस में भी किसी ना किसी दर्जे में वो आईओ रह चुके हैं। 5 लोगों पे आरडीएक्स बताया, उसकी बुनियाद पे उन लोगों को सजा लगी, फांसी लगी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में ये पता चला कि वो आरडीएक्स प्लांट किया गया था, वो आरडीएक्स का पूरी जो थियरी थी वो गलत थी और इस बुनियाद पर जो है इन लोगों को जो छोड़ा गया। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट है आप लोगों को देखना चाहिए, इसमें आरटीआई का कैसे यूज किया गया। आप लोग निराश मत होइए कि शर्जील इमाम को 2015 दिन हो गए और उमर खालिद को इतने दिन हो गए और फलाह को इतने दिन हो गए, कैसे आएंगे, कब आएंगे? सब आएंगे, सब आएंगे। जब 19 साल बाद फांसी के फंदे से छूट के लोग आ सकते हैं, सब आएंगे। देर हो सकती है लेकिन कभी भी अंधेर नहीं हो सकती है, याद रखिए। सब आएंगे और जितना देर से आएंगे उतना ज्यादा हमारी सियासी हुकूमत को एक्सपोज करके आएंगे। आप लोग निराश मत हो जाइए, आप लोग नाउमीद मत हो जाइए। आरटीआई का इस्तेमाल भरपूर किया गया। अब तो आरटीआई को टूथलेस बनाया जा रहा है और दिन ब दिन उसको जो है उसकी अहमियत को खत्म किया जा रहा है। हमारे केस में आरटीआई का इस्तेमाल इस भरपूर अंदाज से किया गया है कि आई विटनेसेस को और जो प्राइम विटनेसेस है उनको जो है झूठा करार दिया है हमने। एक आई विटनेस ने कहा कि मैं बम ब्लास्ट के दिन उस ट्रेन में चढ़ा था और मैं फला फला ईएनटी हॉस्पिटल गया था अपने कान के इलाज के लिए, और मैं बैंक में गया था एक साहब से मिलने के लिए, और जिस हॉस्पिटल में गया था मैं फला शख्स से मिलने गया था। हमने आरटीआई का इस्तेमाल करके पता किया तो पता चला कि ऐसा शख्स ईएनटी हॉस्पिटल में काम ही नहीं करता। पता चला कि ऐसा शख्स बैंक में काम तो करता है लेकिन उस दिन वो गैर हाजिर था। तो ये सारी आरटीआई इंफॉर्मेशन की मदद से इस केस को जो है झूठा करार दिया गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको जो है तस्लीम किया। फिर आप जानते हैं टीआईपी परेड होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जब किसी कैदी को जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में ऐसे गवाहों को उसके सामने लाया जाता है जिन्होंने किसी ना किसी दर्जे में उस शख्स को क्राइम करते हुए देखा है, और इस को जो कंडक्ट करता है उसे सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको सुन के हैरत नहीं होनी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस हद तक के गिर जाती है कि टीआईपी परेड उस सीईओ अफसर से कराया जाता है जो सीईओ अफसर नहीं है, जिसके नाम का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। वो किसी जमाने में हुआ करता था लेकिन उस पुरानी डिग्री के हवाले से वो अभी भी काम कर रहा है, और ऐसे झूठे सीईओ को खड़ा करके टीआईपी परेड लिया जा रहा है। वो भी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक्सपोज हुआ। इल्जाम ये लगाया गया कि इस केस के लोग पाकिस्तान गए और ट्रेनिंग हासिल की, और डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं गए, ईरान के रास्ते से पाकिस्तान गए। ईरान गए, पासपोर्ट का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जियारत वीजा पर गए, पासपोर्ट में एंट्री है, लेकिन ये लोग वहां से जियारत करने नहीं गए क्योंकि ये सुन्नी मुसलमान नहीं है, ये कोई और मुसलमान है। सुन्नी शिया वहाबी की एक डिबेट कराई गई कोर्ट के अंदर, कौन सुन्नी मुसलमान होता है, कौन शिया मुसलमान होता है, कौन दरगाह को मानता है, कौन दरगाह को नहीं मानता है। और ये जो अरेस्टेड लोग हैं दरगाह को नहीं मानते, तो ये झूठ कह रहे हैं कि हम जियारत के लिए ईरान गए थे। तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, पासपोर्ट के ऊपर ये केस बनाया गया कि पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग हासिल की, पासपोर्ट इन्होंने
फाड़ दिया, जाय कर दिया, पासपोर्ट के मिसयूज का एक्ट लगाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसने इस पासपोर्ट एक्ट से भी सारे लोगों को बरी कर दिया। मीनिंग ये कि ये लोग ना कभी पाकिस्तान गए, ना कभी वहां पर ट्रेनिंग हासिल की। तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि लंबा अरसा है जिसके लिए आपको कमर कस के तैयार होने की जरूरत है। ये जंग बड़ी लंबी जंग है और इस जंग के अंदर हम सबको जो है शाना बशाना खड़े होना पड़ेगा। मैं 2015 में बाहर आया, आखिरी बात, और मैं अपनी बात कम ही करता हूं, दूसरों की बात ज्यादा करता हूं। 2015 में मैं बाहर आया, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं जेएनयू में जाके प्रोग्राम करता और मैं बेंगलोर में और कलकत्ता में जाके प्रोग्राम करता। इस किताब के जरिए से जो मैंने लिखी है, यूट्यूब बनाता, फिल्म बनाता, फिल्म बनी है इस केस के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर बेगुनाह का साथ नहीं देगा, अगर बेगुनाह का साथ नहीं देगा तो जालिम हुकूमत मजीद बेगुनाहों को जेल में डालेगी। तो आप लोगों को कमर कसना पड़ेगा, आप लोगों को यकीन रखना पड़ेगा कि जो बेगुनाह है और जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर है, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो उमर खालिद हो, या उस सिलसिले के जितने लोग हैं जिनकी यहाँ फोटोज लगी है या ना लगी है, उन सब के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और आप ये मत समझिए कि साबरमती ढाबा में इतना सा प्रोग्राम करके, ये 100-200 लोग का प्रोग्राम करके होगा क्या? आपको यकीन है पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए जहां पे 10 लोग बैठते थे। मैं 100 किलोमीटर का सफर तय करके जाता था और 10 लोगों के सामने अपनी बात रखता था कि मुझे यकीन था कि मेरा काम है जहद मुसलसल करते रहना, मेरा काम है अपनी बात पहुंचाते रहना, और उसका काम है कि वो अपना काम मुकम्मल करता है। और आप देखिए, करिश्माती जजमेंट है। मैं जजमेंट पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है। जस्टिस किल्लोर और जस्टिस चांडक, ये कौन सी शख्सियत है? सर, हमारा डिस्कशन हो रहा था, सर ये कह रहे थे कि इनका तो काम ही है जस्टिस देना। सही बात है, हमारे माशरे में अगर जस्टिस का आम रिवाज हो जाता तो 9/7/11 जैसे जजमेंट बरसों में एक बार पैदा नहीं होते, रोज पैदा होते। अगर हमारे समाज के अंदर जस्टिस सिस्टम फंक्शनल होता, इंसाफ दिया जाता, तो हमारे वहां शर्जील इमाम जैसे लोगों को 2015 दिन जेलों में रहना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये साबरमती ढाबा में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, या मुल्क के तूल और अर्ज में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसे जारी रखिए। बातिल के खैमे में खलबली मचती है, और आपके इस अज़्म, आपके इस हौसले से ये पैगाम जाता है कि शर्जील इमाम हम सब है। शुक्रिया।